तो अभी तक हमने कौन कौन सा आइसोमेरिज्म देख लिया था। एक वो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, शायद रिंग आइसोमेरिज्म भी देखा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी देखा था, शायद हमने फंक्शनल देख लिया था, और पोजीशन, चेन। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, मेटामेरिज्म। चलो मेटामेरिज्म तो दूर की बात है, हमने देखना है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी देखना है अभी। तो मेटामेरिज्म को एक साइड रखते हैं। हम ये देखते हैं कि मेटामेरिज्म में जो यूज़ होने वाला है, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या चीज़। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, अब जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पॉलीवैलेंट मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी होने वाली है इन फंक्शनल ग्रुप की। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी है। तो अब देख रहे हो कीटोन को इस साइड, एक कीटोन है, एक वैलेंसी ये हो गया, एक वैलेंसी ये हो गया, तो दो वैलेंसी वाला हो गया ये कीटोन। इसका मतलब ये कीटोन हमारे मेटामेरिज्म में काम आ सकता है। तो देखते हैं और कौन सा हो जाएगा। ईथर्स, ठीक, ईथर्स काम आ सकते हैं। और अपने अमीन जो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, अब देखो ये NH, ठीक, ये 2 डिग्री अमीन हो गया, 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, क्योंकि अमीन के तो जैसे जैसे हाइड्रोजन हटाते जाएंगे अपना क्या नाम है, वैलेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये अपना अमीन हो गए। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। ईथर हमने देख लिया, तो एस्टर भी देख लेते हैं। एस्टर तो अपना C डबल बॉन्ड O सॉरी, ये हो गया अपना एस्टर। तो ऐसे कई और हो सकते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अब थायोईथर वगैरह जैसे हो गया, लेकिन वो सब दिखेगा नहीं ज़्यादा। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा वैलेंसी है, वो अपने मेटामेरिज्म में काम आएंगे। कुछ मैंने ऑप्शंस यहाँ पे तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं। अब देखते हैं करना क्या है इनका। अब मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी है, उसकी उसके अगल बगल अगर हम कार्बन की चेन को छोटा या बड़ा करें, या बोलो कि प्रिंसिपल कार्बन चेन को हम छोटा या बड़ा करें या बदल दें, उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। एक एग्जांपल से समझेंगे। एक हम इथॉक्सी इथेन बनाते हैं, इथॉक्सी इथेन, और एक ले लेते हैं 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं ज़रा, एक सेकेंड। तो इथॉक्सी अगर इथेन बना देंगे, इथॉक्सी का मतलब वही हो गया कि हमने बनाया ईथर, और ईथर बनाएंगे तो ये देखो हमने ईथर बना दिया सबसे पहले, ठीक है। इथॉक्सी इथेन मतलब उसके दोनों साइड इथेन लगा हुआ है, ठीक। इथॉक्सी, इथॉक्सी, ऑक्सी से जो पहले आएगा वो O के बाद में CH2CH3, इथॉक्सी इथेन। और इथेन मतलब इसका, एक सेकेंड, इथॉक्सी इथेन मतलब जो हमारा ये तो अपना हो गया प्रीफिक्स, और ये अपना हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब प्राइमरी कार्बन चेन में जितने कार्बन है, तो ये CH2CH3, ये प्राइमरी कार्बन चेन में 2 कार्बन हो गए, और ये इथॉक्सी के लिए 2 कार्बन चेन का हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, तो CH3CH2, ये अपना हो गया इथॉक्सी इथेन। और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कैसे लिखेंगे अगर हम, CH3O, ठीक। मिथॉक्सी एक कार्बन का ऑक्सी, एक कार्बन का ईथर, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। अब प्रोपेन के लिए 3 कार्बन और लगा देना है इसमें, CH2CH2CH3, खत्म। ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये हमने IUPAC में भी इसकी नेमिंग देखा होगा। लेकिन अभी ये देखते हैं कि इसमें बदल क्या गया। दोनों जगह हमने क्या लिया हुआ है, दोनों जगह हमने ईथर लिया हुआ है, और ईथर की हमने पोजीशन चेंज कर दिया, या कह लो कि ईथर के अगल बगल, ठीक, ईथर के अगल बगल प्राइमरी कार्बन चेन चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो आइसोमर दैट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म। तो ठीक है, एक चीज़ हमने देख ली, एक एक हम मेटामेरिज्म और देखेंगे एक एग्जांपल से। तो मेन चीज़ तो आइसोमेरिज्म में है क्वेश्चंस। तो मैं कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में।
तो आइसोमेरिज्म में मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा क्वेश्चन करने में, रेदर देन कि हम एक एक आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो हम इसका क्वेश्चन से सीखेंगे। जैसा मेरा पढ़ाने का एक तरीका होता है, जैसे मैं पैसिव लर्निंग कराना थोड़ा पसंद करता हूँ, कि हम क्वेश्चन देख देख के कंसेप्ट को सीखेंगे। उससे दो चीज़ होगी कि हम क्वेश्चन भी सीखेंगे और कंसेप्ट भी देखेंगे। देखने वाली बात इसमें ये है कि अब कहोगे तुम सर ये देखो भैया, इसमें तो अ, आपने पोजीशन आइसोमेरिज्म कराया है, आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है, हम क्यों माने कि मेटामेरिज्म हुआ है। तो हाँ, तुम भी सही हो, तुम्हारा भी कहना सही है कि इसमें मेटामेरिज्म भी हुआ है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हुआ है। असल में हम दोनों ही सही हैं कि इसमें मेटामेरिज्म भी हुआ है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हुआ है। ठीक है, तो ये अभी तक का पहली बार हुआ है कि हम दो दो आइसोमेरिज्म में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एक ही कंपाउंड का, कि वही कंपाउंड अपना फंक्शनल सॉरी चेन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है और मेटामेरिज्म भी दिखा रहा है। ठीक है, और ऐसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ जो कि दो दो फंक्शनल दो दो आइसोमेरिज्म दिखाएगा। लेट्स सी, हम इसको देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब आपको पता है कि इसमें कीटोन है जो कि पॉलीवैलेंट आयन है। अब इसकी पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, लेकिन उसको चेंज करते करते मैं एक और चीज़ चेंज करूँगा, वो ज़रा ध्यान से देखना। देखें, अब इसमें अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तो सब सेम है। असल में मैंने दोनों आइसोमर ही बनाए हैं, और आइसोमर में ज़रा देखोगे तो दोनों में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। और हमने कीटोन ग्रुप के अगल बगल, या कहो कि ये देखो, प्रिंसिपल कार्बन चेन चेंज कर दिया है। कहो कि कार्बन चेन चेंज कर दिया है। इसमें 3 कार्बन की चेन है, इसमें इसमें 2 कार्बन की चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने मेटामेरिज्म तो करा दिया। ठीक है, यहाँ पे मेटामेरिज्म होगा। अब मेटामेरिज्म छोड़ के एक और चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ तुम्हें पता है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन ही छोटी हो गई, तो इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो एक मेटामेरिज्म हो गया, एक चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इसी तरह मेटामेरिज्म के साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, कई सारी चीज़ बना सकता है। एक एक एग्जांपल और देखते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ठीक है, और एक कीटोन है, कीटोन की फिर से पोजीशन चेंज कर देते हैं, CH3 CH2, ले लीजिए, चेंज कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये देख रहे हैं ना कि ये कीटोन पहले दूसरे नंबर कार्बन पे था। हालांकि कीटोन हमेशा दूसरे कार्बन पे से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे तीसरे कार्बन पे हो गया। तो हमने इसमें क्या कर दिया कि पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कर दिया और प्रिंसिपल कार्बन चेन अराउंड अ फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर दिया। मतलब फंक्शनल ग्रुप ये हो गया अपना, और इसके अराउंड में हमने कार्बन चेन को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो इसलिए ये हमारा मेटामेरिज्म भी हो गया। तो ये भी हमारा मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, PI भी दिखा रहा है और मेटामेरिज्म भी दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में रिंग चेन आइसोमेरिज्म बच गया था। तो ज़रा देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म को। ठीक, बात यह है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि रिंग है एक आइसोमर, एक चेन है आइसोमर। ठीक है, इसका मतलब एक एलिफेटिक कार्बन चेन को हमने साइक्लिक चेन में कन्वर्ट कर दिया बिना किसी हाइड्रोजन या कार्बन रिड्यूस हुए। तो हमने उसको बोल दिया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक करके देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2। ठीक है, इसको अगर हमें बनाना है, रिंग बनाना है अगर इसका, ये लीजिए रिंग बन गया। अगर आप दोनों में हाइड्रोजन देखेंगे, कार्बन देखेंगे, दोनों में सेम है। ठीक है, ठीक है, दोनों में आठ आठ हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। तो हमने ये एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म बना दिया। ये 4 कार्बन का बना है। अब हम कहोगे डबल बॉन्ड कहाँ गया? डबल बॉन्ड ही तो है जो वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। ठीक है, वैलेंसी एक हाइड्रोजन की खा रहा है। तो वहाँ पे एक हमने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी चीज़ का चेन आइसोमेरिज्म बनाते हैं तो उसमें
हाइड्रोजन कम हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एलिफेटिक कार्बन चेन को अगर साइक्लिक चेन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन कम होने निश्चित है, ठीक। एक एग्जांपल इसी तरीके से इसको छोटा करके देख लेते हैं, CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है। साइक्लो एल्कीन हो गया ये अपना, साइक्लो एल्केन, ठीक है। साइक्लो एल्केन बोलो तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक। ये साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये क्या था अपना एलिफेटिक कार्बन चेन थी, जिसमें अपना ब्यूट इन था, या बोलो ब्यूट वन इन, ये अपना प्रॉप वन इन, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो अपना रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी बहुत सरल था, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने देख लिया, मेटामेरिज्म हमने देखा, मेटामेरिज्म के कई एग्जांपल देखे, और रेदर कि मैं बोल रहा हूँ कि हमने इतना सब देख लिया है, हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चंस में। जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चन करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ आएगा, ठीक है। वहाँ से हम कंसेप्ट भी समझेंगे, और वहाँ से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जो सबसे आइसोमेरिज्म को सबसे असली जो रूप है, जिसको हम बोलते हैं द रियल आइसोमेरिज्म, द रियल आइसोमर्स, उसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक। टॉटोमेरिज्म डिटेल में तो हमारे इतना नहीं आएगा, जैसे मैं एक सेकेंड, टॉटोमेरिज्म, ठीक। अब टॉटोमेरिज्म आएगा कब? टॉटोमेरिज्म आएगा हम जब हम ये मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर टॉटोमेरिज्म का यूज़ देखते हैं, हालांकि अभी इतना यूज़ नहीं है, और जहाँ जहाँ यूज़ आएगा वहाँ वहाँ मैं टॉटोमेरिज्म समझाऊंगा भी। लेकिन अभी अगर मैं टॉटोमेरिज्म समझा रहा हूँ तो मैं जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा तो इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं तुम्हें तकरीबन बेसिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म आते हो। लेकिन ज़्यादा टॉटोमेरिज्म यूज़ होगा नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म में, वन टाइप ऑफ ट्रायड सिस्टम यूज़ होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जिसको हम अभी देखते हैं। लेकिन टॉटोमेरिज्म से सीखने से पहले, ठीक है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके प्री रिक्विजिट जान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ऐसे टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म करने के लिए हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, क्या क्या हमें पहले से आना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें आना चाहिए एक सेकेंड, सबसे पहले टॉटोमेरिज्म सीखने के लिए हमें आना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन आना पड़ेगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ हमें आना पड़ेगा। और अब पॉलीवैलेंट तो हमने सीख ही लिया है कि यहाँ भी काम आएगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक। तो टॉटोमेरिज्म सीखने से पहले हम तीन चीज़ सीख लेते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो हम एक से एक स्टार्ट करते हैं। टॉटोमेरिज्म को रखते हैं थोड़ा साइड में, इसको हटा दो दिमाग से दूर, और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते क्या हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते क्या है, ये मैं अगर समझाऊं तो बड़ा मेरे लिए भी शर्म की बात है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम में ही है कि ऐसे ग्रुप्स विच जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है, या कहो कि इलेक्ट्रॉन चोर ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। ऐसे ग्रुप्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लेता है, या कहो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अच्छा सीखते हैं अभी थोड़ी देर को। इलेक्ट्रॉन विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या ग्रुप हैं जो कि विड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं तक एग्जांपल के तौर पर ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चोर जो कि NO2 सॉरी, इसको ले लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चोर बोला जाता है इसको। ये रेडिकल है तो इसको नाइट्रो रेडिकल बोला जाता है, नाइट्रो। और इसका मैं यूज़ आगे बहुत बार करने वाला हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो अगर इस चोर को ले लें, ठीक है, तो अगर देखते हैं कि CH3 से अगर ये NO2 जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन के क्लाउड्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऐसे ऐसे होंगे ना, ठीक है। अब NO2 ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास रख लेता है,
बस इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ पोलराइज कर लेता है। देख रहे हो ऐसे, ठीक। अब पोलराइज करने के कारण, खींच लेने के कारण ये CH3 जो है इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि ये दे देता है इलेक्ट्रॉन। इसको लगता है कि इलेक्ट्रॉन चला गया, कहीं चला ना जाए, है ना। तो ऐसे ही जैसे होता है ना कि जैसे एक शादीशुदा हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो किसी घर पे रह रहे होते हैं और उसके घर के सामने और एक बहुत खूबसूरत लड़की रह रही होती है। तो हस्बैंड क्या है, थोड़ा सा पोलराइज हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब अपने इंटरेस्ट सामने भी दिखाने लगता है। अगर उनकी शादी और पुरानी हो गई तो उसका सारा इंटरेस्ट वहाँ चला जाता है। तो ऐसे ही अ, अपना CH3 का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनका NO2 को देख करके बेचैनी हो गई और वो NO2 को देख करके खींचे चले गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि खींच के, अब ऐसा भी नहीं होता कि भाई तलाक ही हो जाता है, जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका तलाक भी नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है सामने वाले घर में, ठीक है। एक गाना भी तो है वैसा कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा रोशन, क्या है, चांद का टुकड़ा रहता है, सॉरी, हाँ। तो वैसे ही है कि CH3 कह रहा है कि इस मेरे सामने वाले बॉन्ड में एक चांद का टुकड़ा जो कि NO2 है वो रहता है। इसके कारण अपना CH3 के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हो गए आकर्षित, जो बोलो पोलराइज हो गए और वो चले गए NO2 के पास। अब ऐसा नहीं है चले गए, बोलो कि खिंचे चले गए, मतलब खिंच गए थोड़ा सा उसकी तरफ, डाइवर्ट हो गए, ठीक है, जिससे CH3 के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वैसे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन वहाँ ज़्यादा ना समझाना पड़े तो इसलिए मैंने यहाँ भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में बता दिया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो ग्रुप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये CH3 के, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी देखेगा ना कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा तो है नहीं किसी नेगेटिव चार्ज के पास चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ NO2 पॉजिटिव अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी देखेगा कि ऐसी चीज़ के पास जाए, मतलब नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो भी ये सोचेंगे कि ऐसी स्पीसीज़ के पास या ऐसे ग्रुप्स के पास जाएं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो NO2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, या कहो कि किसी भी ऐसे ग्रुप के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। और नहीं ही भी है वो भी काम करते हैं, जैसे अपना कीटोन ही हो गया, कीटोन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। NO2 तो अपना मैंने बताया, अपना साइनाइड भी है C++N, एक सेकेंड, C++N ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO भी है। लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम देखेंगे बाद में, क्योंकि ये अभी रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को भी गहराई से जानेंगे। लेकिन अभी हमें प्रीरिक्विजिट पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ पोलराइज कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। दूसरी चीज़ आ गई अपनी अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को ज़रा देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन के देखने से पहले मैं ग्रुप बना लेता हूँ, CH3 CH2 C++O H, ये अपना एल्डिहाइड बना दिया हमने, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं वो मैं बताता हूँ। जो मेन ग्रुप है ना अपना फंक्शनल ग्रुप, जो बोलो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन वो हो गया अल्फा कार्बन, ठीक। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बगल का या बोलो पड़ोसी, नेबर कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और नेबर कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं वो हमेशा sp3 कार्बन होना चाहिए। अब sp3 अपना 11th क्लास का था हाइब्रिडाइजेशन में, और sp3 अगर है, अगर मैं 11th क्लास में तो नहीं जाऊँगा अब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, क्या क्या होता है। बस मैं उसमें ये कहूँगा कि उसकी वैलेंसी 4 होती है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए वो sp3 कार्बन है। अब इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, इसकी 3D ज्योमेट्री होती है, इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो और वो सब तो है ही है कि और 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz, ठीक है, sp3, ठीक है। 109 डिग्री का एंगल होता है ये वाला, ठीक है। अब सारे एंगल 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का होता है, ठीक है। वो सब अब अभी नहीं देखेंगे, वो सब हमने देख चुके हैं 11th क्लास में। जो अभी देखना है वो चीज़ देखते हैं कि sp3 कार्बन, या बोलो ऐसा कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक।
उससे लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अ, अपना टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अपना आएगा बाद में भी, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आएगा, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। इसको हम ये अपना यूज़ होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, एक बार हम इसकी बात हाइपर कॉन्जुगेशन में भी करेंगे। अब देख रहे हैं जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म की झलक हमें मिलती जा रही है। और ऑर्गेनिक में जो इम्पोर्टेंट होता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म ही होता है, लेकिन अब इधर देखते हैं। तो ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जिसके बगल में या कहो कि पड़ोस वाले कार्बन में, पड़ोस वाले sp3 कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं तो अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें अपना अल्फा हाइड्रोजन है? देखो ज़रा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप अपना कीटोन है। अपना 3 कार्बन है तो हमने प्रोपेनोन बनाया है। ये प्रोपेनोन में ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बगल के दो पड़ोसी हैं। दो पड़ोसी मतलब एक पड़ोसी ये है, एक पड़ोसी ये है। और पड़ोसियों को देखा तो दोनों पड़ोसी हमें sp3 नज़र आए। और sp3 इसलिए नज़र आए क्योंकि इससे कोई डबल बॉन्ड नहीं जुड़ा था। ठीक है, या इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, डबल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, sp3 नज़र आए और उन दोनों पे हमने तीन तीन हाइड्रोजन को देखा, तो इस पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 6। ठीक, अच्छा इसमें बताना ज़रा, इसमें अपने कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखा कि अपने, अरे ये तो हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड के बगल वाला या कहो पड़ोस वाला कार्बन है ही नहीं। तो अगर क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या टॉटोमेरिज्म हो जाएगा? नहीं, टॉटोमेरिज्म तो दूर की बात, हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन हम अभी जानते हैं कि टॉटोमेरिज्म करने के लिए जो सामग्री होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, जो जो कोई भी रेसिपी बनाने के लिए हमारे पास सारा सामग्री होना चाहिए ना, तो वो सब हमारे पास है ही नहीं। कहो कि इस कंपाउंड में अपना अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए टॉटोमेरिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या कर ही लेते हैं। इसमें ज़रा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक, एनहाइड्राइड नहीं है ये, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, देख करके एनहाइड्राइड सा लग रहा है लेकिन नहीं, एनहाइड्राइड नहीं है। एनहाइड्राइड पता है कैसे बनता है? एनहाइड्राइड दो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलन से, दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलते हैं और उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, तब बनता है। लेकिन अभी हमने दूसरा बनाया है, तो देखते हैं ये क्या है, इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है? देखा दो पड़ोस वाले इसमें कीटोन है, अब कीटोन के पड़ोस में ये भी है और ये भी है, और देखा कि sp3 है, हाँ इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। और sp3 कार्बन पे अब ये भी है, ये वाला कार्बन भी तो पड़ोसी कार्बन है। ठीक है, तो इसमें पड़ोसी कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाँ, ये अपना प्रीरिक्विजिट हो गया और ये अपना सारा नियम, सारा प्रीरिक्विजिट फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हाँ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म भी दिखाएगा। ठीक है, एक हम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 3 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो कि 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, या कहो कि एक सेकंड में कंपाउंड बना ही देता हूँ। अब ये देखो, ठीक, इसमें हमने देखा कि जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो अपना कीटोन ही है पहले की तरह। और कीटोन के अगर हमने बगल में झांका और पड़ोसियों पे देखा तो पड़ोसी sp3 तो थे, लेकिन इनके पड़ोसियों के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था। और ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमने अल्फा हाइड्रोजन का कहानी देखा। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो अभी देखा ही था हमने। पॉलीवैलेंट मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा वैलेंसी खाली होती है। ठीक है, उसके एग्जांपल वगैरह भी देख लिए थे। चलो, तो
अपन ने क्या किया है कि टॉटोमेरिज्म के प्री रिक्विजिट जान लिए। टॉटोमेरिज्म होता कई प्रकार का है, लेकिन होता क्या है ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म में क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास, ठीक है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन। ठीक है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन। ठीक है, देखते हैं कि ये समझ में तो ऐसे नहीं आएगा कि क्या ऑसिलेशन करा रहे हो, एसएचएम में पहुंच गए हमने तो क्लास 11th में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन सुना था, उसके बाद अभी सुन रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास कैसे हम ऑसिलेशन कराते हैं। मेनली टॉटोमेरिज्म दो तरह का होता है, डायड और एक ट्रायड। ठीक, एक डायड होता है, एक ट्रायड होता है। ठीक, डायड सिस्टम में क्या होता है, पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट जो अपना फंक्शनल ग्रुप का उसके एटम के आसपास फर्स्ट और सेकंड एटम पे अपना हाइड्रोजन ऑसिलेट करता है। जैसे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल हो गया H≡C≡N। ठीक, और ये तो मैंने ध्यान ध्यान था, साइनाइड तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, और साइनाइड बन जाता है अपना आइसोसाइनाइड N, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड NC। ठीक है, और ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि दो हेड से हमने बोला था अटैक करता है, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, चलो वो चीज़ तो हमने देख लिया था, लेकिन अभी इसको देखते हैं। अब ये हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप अपना साइनाइड है, साइनाइड के अक्रॉस, साइनाइड के दोनों कार्बन के अक्रॉस, सॉरी दोनों एटम के अक्रॉस अपना हाइड्रोजन ऑसिलेट होता है, कभी कार्बन पे, कभी नाइट्रोजन पे, कभी कार्बन पे, कभी नाइट्रोजन पे। तो हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस अपना कभी यहाँ हाइड्रोजन, कभी यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अपना हाइड्रोजन डायड सिस्टम में। ठीक, ट्रायड सिस्टम में देखते हैं। अपना ट्रायड सिस्टम में सबसे फेमस एग्जांपल उठाते हैं जो अपना रिएक्शन मैकेनिज्म में भी यूज़ होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ज़रा ध्यान से देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 हमने कीटो बना दिया, कीटोन बना दिया, कीटो कहो तो कीटोन। ठीक, अब कीटोन ये कैसे बदल जाता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इसमें ये कीटोन है। अब कीटोन के ऑक्सीजन पे अगर अपना ये हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, CH3 मिथाइल का हाइड्रोजन, तो एक बार करके देखते हैं। CH2 हो गया डबल बॉन्ड COH, देखा, कीटो इनॉल। अब किसका नाम इनॉल क्यों पड़ा ये सब मैं बताऊंगा। तुम देख रहे हो, ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं कि फर्स्ट एटम हो गया, सेकंड एटम हो गया, थर्ड एटम हो गया, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम। ये हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन फर्स्ट एटम से उठ करके थर्ड एटम पे आ गया, तो फर्स्ट टू थर्ड ऑसिलेशन हो गया एटम का, तो इसलिए इसको ट्राइड सिस्टम में रखा हुआ है, क्योंकि एक कार्बन से तीसरे कार्बन पे आ गया अपना हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन से थर्ड कार्बन पे आया। और हमने देखा फर्स्ट कार्बन पे क्या है वो अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास, जी हाँ है। ठीक है, तो ट्राइड सिस्टम के लिए ज़रूर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए वो अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से उठ करके फर्स्ट से थर्ड एटम पर आ गया है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ट्राइड सिस्टम। ये कीटोन इनॉल फॉर्मेशन इतना फेमस क्यों है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक, इसको बोलते हैं हम कीटोन का कीटो और इनॉल का इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक, कीटो इनॉल मतलब ये देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड मतलब EN इन, और एक OH मतलब अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इन ऑल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड और एक OH भी है। ठीक है, और मैं और साफ शब्दों में अगर बोलूँ तो कीटोन के अगल बगल दो मिथाइल ग्रुप स्टेबल होते ही नहीं है। ठीक है, तो वो तुरंत रीअरेंजमेंट करके इनॉल फॉर्मेशन बना लेता है। तो ऐसे कई बार होगा कि अपना कीटो प्रोडक्ट बन रहा होगा कहाँ पे, रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो कि हम बदल करके इनॉल बन करा देंगे। ठीक है, चलो वो चीज़ बाद की बात है। ठीक है, कीटोन फॉर्म इज़ लेस स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ये चीज़ हमें अभी याद रखनी है कि कीटोन जैसे ही बनता है तो वो तुरंत चाहता है कि मैं इनॉल में कन्वर्ट हो जाऊं, तो इसी को हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक, डाइट सिस्टम ट्राइड सिस्टम मैंने बता दिया कि डाइट सिस्टम में क्या है कि दूसरे 1 to 2, देखा ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये फर्स्ट से सेकंड एटम पे जा रहा है इसलिए डाइट सिस्टम, और फर्स्ट से थर्ड एटम पे जा रहा है इसलिए ट्राइड सिस्टम। और टेट्राड सिस्टम भी होता है क्या, नहीं, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन ही चाहिए हमें, अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक,
अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो अपना थर्ड कार्बन से आगे जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो पड़ोसी कार्बन ही नहीं रहेगा। अब पड़ोसी कार्बन होने के लिए उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन होना ज़रूरी है, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन है तो उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी ज़रूरी होना होता है, जिससे हम टॉटोमेरिज्म को शो करें, ठीक है। तो ये कीटो और कीटोन फॉर्मेशन और इनॉल फॉर्मेशन, इनॉल जो कंपाउंड है, ये एक दूसरे में साइमल्टेनियसली चेंज होते रहते हैं। कभी कीटोन इनॉल बन जाता है, कभी इनॉल कीटोन बन जाता है, ठीक है। एक और देखते हैं इसका, हम एग्जांपल देखते हैं एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का अगर एल्डिहाइड बनाऊंगा तो CH3 डबल बॉन्ड OH, ये लो बना गया। तो और अगर इसका हमें देखना है कैसे ये अपना कीटो फॉर्मेशन हो गया, और इसका हमें देखा कि क्या इसके पास बगल में अल्फ़ा कार्बन है। हाँ है, अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हाँ एक नहीं तीन तीन। तो तीन तीन कार्बन, तीन तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अपना इधर चला जाएगा, तो 1 3 टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, जो कि हम ट्राइड सिस्टम में अभी पढ़ के आए हैं। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3, सॉरी H, ठीक। तो ये अपना हो गया है, ये इनॉल फॉर्म होता है, ठीक, और ये कीटो फॉर्म होता है। और कीटो फॉर्म अपनी ज़्यादातर स्टेबल होती है, ज़्यादातर स्टेबल नहीं, अलग 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 कंपाउंड्स में कभी कीटो फॉर्म स्टेबल होती है, कभी इनॉल फॉर्म स्टेबल होती है, ठीक है। तो अपना एसिटल्डिहाइड में कीटो फॉर्म स्टेबल है तो ज़्यादातर ये होती है, और इनॉल फॉर्म बहुत कम मात्रा में पाया जाती है, ठीक है। अगर ऐसे कंपाउंड भी हैं जिसमें अपना इनॉल फॉर्म स्टेबल है, जैसे एसिटाइल एसीटोन है, उसमें अपना इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा बनता है, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड में अपना कीटो ही ज़्यादा बनता है। लेकिन दोनों अगर कंपाउंड को देखें तो कभी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, कभी इनॉल फॉर्म, जो मैंने पहले बताया था वो थोड़ा सा ठीक नहीं था कि हमेशा इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है। कभी कीटो फॉर्म भी स्टेबल होता है, कभी इनॉल फॉर्म भी स्टेबल होता है। ये चीज़ हम जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वैसे और अच्छे से देखेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, कीटोन इनॉल और ये सब मेटामेरिज्म भी आज ही हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम कीटो इनॉल जो टॉटोमेरिज्म हमने आज पढ़ा है, ठीक है, डाइट स्ट्रैट, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। और कीटो इनॉल से ज़्यादा हम अपना पुराना प्रैक्टिस करेंगे, अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन पोजीशन, ठीक है, रिंग आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये सब का हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और अगले लेक्चर में हम टॉटोमेरिज्म को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। हालांकि जितना टॉटोमेरिज्म हमें यूज़ आना था उतना कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में हो चुका है। कहो कि जितना हमें टॉटोमेरिज्म यूज़ आएगा ना रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही यूज़ आएगा, इसके आगे हम यूज़ नहीं करना है, ठीक। लेकिन पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से दम लगा देंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। आज हमने मेटामेरिज्म पढ़ लिया, टॉटोमेरिज्म पढ़ लिया और रिंग आइसोमेरिज्म पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, मज़ा भी आएगा, और मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इन सब के क्वेश्चंस करेंगे। टॉटोमेरिज्म को थोड़ा गहराई से देखेंगे। सो थैंक यू।